हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर। और आज अपना टॉपिक रहेगा डायबिटिक इंसिपिडस एंड क्लास नंबर एंडोक्राइन की रहेगी 13 नंबर। ठीक है, तो डायबिटिक इंसिपिडस का जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले मैं तो आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक प्रकार की एडीएच रिलेटेड डिजीज है, यानी कि एडीएच हार्मोन से रिलेटेड डिजीज है। इसके अंदर एडीएच हार्मोन कम हो जाता है या एडीएच हार्मोन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, यानी कि जिस जगह पे एडीएच हार्मोन वर्क कर रहा है उस जगह पे उसका एक्शन नहीं होता है। ठीक है, दो ही कंडीशन के थ्रू ये डायबिटिक हो सकती है। ठीक है, सो ये डायबिटिक इंसिपिडस होता है। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं और कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो डायबिटिक इंसिपिडस आपको अभी मैंने बताया है कि एक प्रकार के क्या है, एडीएच रिलेटेड डिजीज है और इसके अंदर आपको एडीएच हार्मोन क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, या बोल सकते हो आप इफेक्ट ऑफ एडीएच एब्सेंट या एब्सेंस। ठीक है, यानी एडीएच का इफेक्ट भी क्या होगा, एब्सेंस होगा, यानी एडीएच होगा बट उसका इफेक्ट नहीं होगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, या इस कंडीशन को आप बोलोगे डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, एडीएच हार्मोन आपको मैंने बता दिया था क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके लिए मैंने कंप्लीट एक क्लास ली है पूरी एडीएच हार्मोन से रिलेटेड। तो जिसको एडीएच हार्मोन के बारे में नहीं पता है वो एडीएच हार्मोन की क्लास ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा ये डिजीज से पहले एक नॉर्मली कंडीशन की बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन कैसे रेगुलेट होता है और कैसे ट्रिगर होगा और कैसे वो इफेक्ट करेगा अपनी बॉडी पर। ठीक है, तो नॉर्मली कंडीशन में देखते हैं, जैसे एक पेशेंट है, जैसे कि एक पेशेंट की या बोल सकते हो एक पर्सन की बॉडी कैसी हो चुकी है, डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, एन या बोल सकते हो उसका ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। समझ में आ रही है बात? बॉडी कैसी है, डिहाइड्रेशन है बॉडी में, और ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कैसी हो चुकी है, इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो चुकी है। जैसे कि बोल सकते हो आप ब्लड इसमें कैसा हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। ब्लड कैसा होगा, गाढ़ा हो चुका है, ब्लड कंसंट्रेट हो चुका है, क्योंकि ब्लड के अंदर से पानी लॉस हो चुका है, बॉडी के अंदर पानी की कमी आ रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉडी के अंदर पानी की कमी आ रही है, डिहाइड्रेशन हो चुका है बॉडी में, और डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि ब्लड कैसा हो चुका है, कंसंट्रेट हो चुका है। ठीक है, गाढ़ा हो चुका है। तो इससे ट्रिगर होगा कंडीशन, या ट्रिगर होगी कंडीशन, और मैसेज जाएगा किस पे, हाइपोथैलेमस पे। किस पे जाएगा, हाइपोथैलेमस पे मैसेज जाएगा। जब मैंने आपको एडीएच से रिलेटेड बताया था फिजियोलॉजी, तब भी बताई थी ये चीज। तो मैसेज किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। और आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा किसको, एडीएच को, एडीएच प्रोड्यूस करेगा। और ये एडीएच फिर किस पे जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे इस एडीएच का क्या होगा, इस एडीएच का स्टोर होगा एडीएच, एंड बोल सकते हो रिलीज होगा। मैंने कंप्लीटली डिटेल तरीके से बताया था एडीएच हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है, या कहां से सिंथेसिस होता है, या कहां से फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद में वो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको क्या करती है, रिलीज करती है, सीक्रेशन करती है। समझ में आ रही है बात? तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ चुका है वो हार्मोन, और ये हार्मोन फिर आप किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर कर ये किस पे जाएगा, एक्शन करने के लिए किडनी में जाएगा। किस में जाएगा, किडनी पे जाएगा। समझ में आ रही है बात? किडनी पे जाएगा, और किडनी पे कैसे एक्शन करेगा, वैसे तो मैंने आपको फिजियोलॉजी में बताया था इसका, जब एडीएच पढ़ा रहा था मैं आपको, बट थोड़ा देख लेना, यहां पे भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, वो होती है आपकी नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन किडनी की एक प्रकार की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। और आपको पता है ये नेफ्रॉन का ये क्या होता है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर जो कैपिलरीज का जो जाल होता है उसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा या ग्लोमेरुलस बोल सकते हो आप, ग्लोमेरुलस। समझ में आ रही है बात। नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि किडनी के ऊपर एक्शन कर रहा है कौन, एडीएच हार्मोन। वैसे मैंने आपको एडीएच में बताया था, बट थोड़ा इधर डिटेल्स में जब अपन डायबिटिक इंसिपिडस पढ़ते हैं उसके लिए ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि किडनी के ऊपर एक्शन यानी कि आपके नेफ्रॉन पे एक्शन कर रहा है एडीएच हार्मोन, वो कैसे करता है उसके लिए थोड़ा अपन नेफ्रॉन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोमन कैप्सूल होता है, और ये वाला जो पार्ट है उसको आप बोलते हो पीसीटी। क्या बोलते हो, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हो। और ये वाले पार्ट को जो बैंड हुआ पड़ा है इसको बोलते हो आप हेनले ऑफ लूप। समझ में आ रही है बात। इसके बाद में हेनले ऑफ लूप के बाद में जो पार्ट आता है उसको आप बोलते हो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और सेकंड इसके बाद में आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। प्रोक्सिमल उस पार्ट को बोला जाता है जो पास में है, डिस्टल उस पार्ट को बोला जाता है जो दूर है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद में जो पार्ट होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट, सीटी। तो देखो कितने पार्ट हो गए, पीसीटी जिसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, हेनले ऑफ लूप, एंड उसके बाद में डीसीटी, एंड उसके बाद में सीटी। सीटी स्कैन नहीं है, ये सीटी है, ठीक है। सीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। आप समझना जो ये सीटी एंड डीसीटी है, ठीक है, इनमें जो सेल्स होती है उनमें एक प्रकार का चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं ये चैनल बना रहा हूं, या चैनल इस तरीके से थोड़ा डायग्राम के थ्रू बना देते हैं। तो ये चैनल बनाए हैं मैंने डीसीटी एंड सीटी पे। इन चैनल का नाम क्या है, तो इन चैनल का नाम होता है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन चैनल, एक्वापोरिन चैनल होता है, या इन्हीं को ही आप बोल सकते हो आप वाटर चैनल, वाटर चैनल बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो एक्वापोरिन चैनल बनाए हैं, और एक्वापोरिन चैनल पर ही समझने की कोशिश करना, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहां पे। कौन से होते हैं, क्या होते हैं प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर को बोलते हो आप V2 रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर, यानी कि बोल सकते हो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर। और आपको पता है एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन ही है ना। तो स्ट्रक्चर बताई है मैंने नेफ्रॉन की आपको, कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपका बोमन कैप्सूल देखने को मिला है, ग्लोमेरुलस देखने को मिला है, पीसीटी, हेनले ऑफ लूप, डीसीटी, सीटी। और डीसीटी और सीटी के पास में एक्वापोरिन चैनल है। क्या है, एक्वापोरिन चैनल है, और एक्वापोरिन चैनल को ही क्या बोलते हो, वाटर चैनल बोलते हो, ठीक है। उसके बाद में इन चैनल पर क्या प्रेजेंट है, एक प्रकार के V2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। V2 रिसेप्टर की फुल फॉर्म क्या है, वेसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब समझना किडनी पे एक्शन कर रहा है कौन, एडीएच हार्मोन। अब किडनी पे एक्शन कहां पर करता है, तो आपको पता है कोई भी हार्मोन हो वो हमेशा उसके रिसेप्टर पर बाइंड होके एक्शन करता है। समझ में आ रही है बात। तो एडीएच बाइंड किससे होगा, V2 रिसेप्टर से, और V2 रिसेप्टर से बाइंड होके वो क्या कर देगा, एक्वापोरिन चैनल को ओपन कर देगा। क्या कर देगा, एक्वापोरिन चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, या बोल सकते हो आप वाटर चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कंडीशन क्रिएट करेगी, ओपन द चैनल,
ठीक है, ओपन द चैनल, चैनल को क्या किया उसने, ओपन किया। और ओपन करने के बाद में क्या होगा, इससे जो ब्लड यहां पे फिल्टर हो रहा था और फिल्टर होने के बाद में इससे जो यूरिन बन रहा था और यूरिन इसमें जा रहा था, यूरिन में क्या है, वाटर भी है, तो वो वाटर को क्या कर लेगा, वाटर री एब्जॉर्प्शन करवाएगा। समझ में आ रही है बात कि एडीएच हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है। एडीएच हार्मोन B2 रिसेप्टर से कनेक्ट होगा, उसके बाद में एक्वापोरिन चैनल या वाटर चैनल को ओपन करवाएगा, जिससे क्या देखने को मिलेगी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। और आपको पता है वाटर रीएब्जॉर्ब होने के बाद में वो किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि अब ब्लड के अंदर क्या आ चुका है, वाटर आ चुका है इनफ मात्रा में, ज्यादा खूब मात्रा में। तो उसके जो गाढ़ापन था, जैसे बोल सकते हो कि एक अपने घोल बनाया हुआ है, ठीक है, अब वो गाढ़ा घोल है, ठीक है, उसके अंदर अपन पानी और डाल देते हैं तो वो पतला घोल हो जाएगा। ऐसे ही ब्लड के अंदर अब वाटर आ चुका है, तो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो बॉडी डिहाइड्रेट थी, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन थी, तो कैसी हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी, हाइड्रेटेड। और यही अपना क्या था, गोल था करने का। समझ में आ रही है बात, ये कंडीशन थी बॉडी के अंदर। एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच ने फंक्शन किया किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। कैसे फंक्शन किया, मैंने बताया V2 रिसेप्टर से कनेक्ट करके किया है, और V2 रिसेप्टर से कनेक्ट होकर उसने क्या ओपन करवाया है, एक्वापोरिन चैनल ओपन करवाया है। एक्वापोरिन चैनल का मतलब वाटर चैनल को ओपन करवाया है, जिससे कि वाटर क्या हो जाए, ब्लड के अंदर चला जाए। जैसे कि मैंने बताया, ब्लड के अंदर जाने से फिर ब्लड की क्या हो जाएगी, ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी जो ब्लड गाढ़ा था वो अब कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और बॉडी कैसी हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये प्रोसेस एक नॉर्मली प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस में यदि डिफेक्ट आता है या ये प्रोसेस फेल होती है, तो कंडीशन देखने को मिलती है कौन सी, डायबिटिक इंसिपिडस। इसी वजह से ये प्रोसेस समझाना बहुत जरूरी था। और इसी प्रोसेस से दो टाइप्स निकल के आते हैं डायबिटिक इंसिपिडस के, वो देखते हैं कैसे निकलते हैं। अब समझना, फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होने के बाद में हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया, और हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस करके किसमें दे दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच हार्मोन को डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, उसको रिलीज करती है, स्टोर करती है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये है। समझ में आ रही है बात। सेकंड प्रोसेस क्या है, तो सर, तो सेकंड प्रोसेस एडीएच बनने के बाद में वो किडनी पे एक्शन करता है, और किडनी पे एक्शन करने के बाद में क्या फंक्शन करवाती है किडनी, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। किडनी से क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो सेकंड प्रोसेस ये हो चुकी है। समझ में आ रही बात। फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस, यदि डिफेक्ट आ जाए या फेल हो जाए फर्स्ट प्रोसेस, तो क्या एडीएच हार्मोन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और जब एडीएच हार्मोन ही नहीं बनेगा, तो क्या किडनी से रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्या नहीं होगा। किडनी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यूरिन में वाटर ज्यादा जाएगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकंड, यदि ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल सही है पेशेंट की, बट उसकी क्या है, किडनी खराब है, ठीक है, किडनी खराब है। तो आप बताइए, एडीएच तो ब्लड में रहेगा, बट वो किडनी पे एक्शन कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, यदि V2 रिसेप्टर से जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसका फंक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये डिजीज ना हो, उसके लिए ये दोनों ही प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, एंड सेकेंड आप बोलते हो आप नेफ्रोजेनिक
डायबिटिक इंसिपिडस। समझ में आ रही है बात? अब देखो फर्स्ट का नाम क्या दिया है मैंने आपको, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक यानी कि एक आप बता सकते हो, इसको ही आप बोलते हो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। ये प्रोसेस यदि फेल होती है तो ये वाला टाइप का डायबिटिक इंसिपिडस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सेकंड, यदि ये किडनी वाली प्रोसेस फेल होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक मलाइटस। और सेंट्रल क्यों बोला है, क्योंकि ये सब ब्रेन के पार्ट्स है, ठीक है, इस वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस बोला गया है। समझ में आ रही है बात? अब थोड़ा इसके अंदर डिटेल में देखते हैं कि सेंट्रल डायबिटिक मलाइटस, सॉरी सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, या बोल सकते हो आप न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो ड्यू टू दी पोस्टीरियर, इसी में से देख के बता सकते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कोज भी बता दिया, यदि ये प्रोसेस फेल होती है तो आपका न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सर्जरी, या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सर्जरी के थ्रू पोस्टीरियर को हटा दिया गया हो तो एडीएच स्टोर एंड रिलीज नहीं होगा। ठीक है। एन और कौन सी हो सकती है, ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ एडीएच प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई, या एडीएच प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई है वो ऑटो डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी ऑटो इम्यून के थ्रू वो क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो जिससे क्या होगा, एडीएच नहीं बन पाएगा जो हाइपोथैलेमस से बन रहा था। ठीक है। ये सब कंडीशन हो जाए, या बोल सकते हो आप किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए, भाई हेड इंजरी के थ्रू भी तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी डैमेज हो सकता है, और यदि ये डैमेज होंगे तो क्या एडीएच होगा, क्या एडीएच नहीं होगा। ठीक है। दैट मीन्स बोल सकते हो आप एडीएच ब्लड में क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। आप समझना, ब्लड में एडीएच एब्सेंट है, ठीक है, बट ब्लड में तो एब्सेंट है, तो यदि ब्लड में था तो वो क्या करवा रहा था, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, और ब्लड में नहीं है तो वो किडनी क्या करेगी, किडनी ये सोच लेगी कि बॉडी कैसी है, हाइड्रेटेड है या ओवर हाइड्रेटेड है। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि यदि बॉडी में वाटर की जरूरत होती तो एडीएच हार्मोन बनता, और एडीएच हार्मोन क्या करता, किडनी पे एक्शन करके रीअब्जॉर्प्शन करवाता, बट एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा है क्योंकि ये दोनों ग्लैंड्स है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। वो कारण मैंने बताया है, और डैमेज होने की वजह से एडीएच हार्मोन नहीं आ पा रहा है। ठीक है। किसके पास में, किडनी के पास में। तो किडनी ये सोच लेगी कि बॉडी कैसी है, ओवर हाइड्रेटेड है। कैसी है, ओवर हाइड्रेटेड, यानी इसको पानी की जरूरत नहीं है, पानी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा है, किडनी ऐसा अज्यूम कर लेगी। समझ लेना, एडीएच के ना होने की वजह से क्या कर लेती है किडनी एज्यूम कर लेती है, एज्यूम ऑफ द बॉडी ओवर हाइड्रेटेड। समझ में आ रही है बात? किडनी ने क्यों एज्यूम किया कि बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है, तो इस वजह से किया क्योंकि उसको लग रहा है कि किसको, किडनी को लग रहा है कि एडीएच हार्मोन नहीं है तो वाटर की जरूरत नहीं है, और वाटर बॉडी में ज्यादा है। ठीक है। और वो वाटर बॉडी में ज्यादा है, ऐसा किडनी क्या कर लेती है, एज्यूम कर लेती है, जिससे क्या करेगी किडनी यूरिन आउटपुट, बोल सकते हो आप यूरिन आउटपुट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर देती है। समझ में आ रही है बात? यूरिन आउटपुट को क्या कर देती है, वो बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि किडनी एज्यूम कर रही है कि बॉडी कैसी हो चुकी है, ओवर हाइड्रेटेड हो चुकी है, यानी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से किडनी यूरिन आउटपुट के थ्रू वाटर को
बाहर निकालती है। इसी वजह से पोलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी, पोलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात? ये तो मैंने अभी यहां तक बताया है आपको कि सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या देखने को मिला है। अब समझना, जो सेकंड जो टाइप्स बताया है मैंने आपको, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर आपको क्या देखने को मिला है? इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट बात करिए अपन, जैसे कि ड्यू टू बात करें, कोज की बात करें, तो ड्यू टू फर्स्ट होगा जेनेटिक कोज, और जेनेटिक कोज के अंदर मेनली आप याद रखना म्यूटेशन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? म्यूटेशन ऑफ V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर में एक प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, और V2 रिसेप्टर में डिफेक्ट होगा तो ADH हार्मोन उससे अटैच नहीं हो पाएगा, और ADH हार्मोन वो अटैच नहीं हो पाएगा तो ADH वर्क नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के इस टाइप के अंदर ADH हार्मोन प्रेजेंट है। क्या है? ADH हार्मोन प्रेजेंट है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ऐसे इस टॉपिक के अंदर, या बोल सकते हो इस टाइप के अंदर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को नॉर्मल है, और ADH प्रोड्यूस होगा, ADH रिलीज होगा, ADH ब्लड में होगा, बट किडनी में डिफेक्ट होने की वजह से ADH फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया है डेफिनेशन के अंदर, ADH कम होगा, या बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ ADH एब्सेंट होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला जो टाइप्स है वो इसके अंदर कैटेगराइज हो रहा है। V2 रिसेप्टर का म्यूटेशन हो सकता है, या बोल सकते हो आप जेनेटिक के बाद में एक्वायर्ड के अंदर, एक्वायर्ड कोज के अंदर, एक्वायर्ड कोज के अंदर आप बोल सकते हो हाइपो या हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, या एक और कंडीशन होती है हाइपो कैलीमिया, या एक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। ये याद रखना, लिथियम के साइड इफेक्ट के वजह से भी नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस होती है। जब अपन लिथियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे इस चीज को कि लिथियम की वजह से कैसे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब चीज कंडीशन ये कोजेस के अंदर है, किसके? डायबिटिक इंसिपिडस के कोजेस के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है इस टाइप के अंदर ADH तो प्रेजेंट है। ADH क्या है? ADH प्रेजेंट बट नॉट इफेक्ट ऑन द किडनी, और किडनी के ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि किडनी क्या हो चुकी है? एक प्रकार से डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन एक प्रकार से एब्सेंट देखने को मिलेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलेगा एक प्रकार से। तो इसमें भी बता सकते हो यूरिन आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको पोलीयूरिया देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है बात आपको कि दो टाइप्स बताए हैं मैंने आपको डायबिटिक इंसिपिडस के। ठीक है, और दोनों टाइप्स के अंदर मैंने बताया इनको डिफरेंशिएट करना भी कि एक न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है और एक आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है। ठीक है, न्यूरोजेनिक के अंदर सेंट्रल से रिलेटेड है, इसी वजह से सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस बोला गया है। ड्यू टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी सर्जरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी सर्जरी को निकाल दिया गया हो सर्जरी के थ्रू, तब एडीएच हार्मोन कम हो सकता है। ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडीएच प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई, जो एडीएच प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई होती है उसका ऑटो डिस्ट्रक्शन हो जाए तो देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से ब्लड में एडीएच हार्मोन एब्सेंट देखने को मिलेगा। और एडीएच हार्मोन एब्सेंट है तो किडनी एज्यूम कर लेती है। ठीक है, अब बोलते हैं ना एडीएच हार्मोन नहीं है तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि किडनी एज्यूम कर लेती है कि बॉडी कैसी है, ओवर हाइड्रेटेड है। तो ओवर हाइड्रेटेड है तो फ्लूइड को बाहर निकालना है, और फ्लूइड को बाहर किडनी बाय द यूरिन निकालेगी, तो यूरिन आउटपुट को बढ़ा के निकालेगी। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को
मिलेगी। ठीक है, नेफ्रोजेनिक के बाद, नेफ्रोजेनिक के लिए बताया मैंने आपको कि एडीएसटी इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि सेंट्रल से रिलेटेड कोई डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें तो जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिल सकता है वी2 रिसेप्टर पे। ठीक है, वी2 रिसेप्टर पे कोई म्यूटेशन हो जाए तो वी2 रिसेप्टर सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है तो एडीएच इससे कनेक्ट नहीं होगा। इस जगह मैंने बताया आपको एडीएच कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्वापोरिन चैनल ओपन नहीं होंगे तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हाइपोकैलिमिया की कंडीशन, हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन और साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम जो ड्रग्स होती है उससे साइड इफेक्ट, ये सब पोज हो सकते हैं किसके, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की, जिसकी वजह से एडीएच तो प्रेजेंट है बट नॉट इफेक्ट ऑन द किडनी, इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किस पे, किडनी पे, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एब्सेंट देखने को मिल रहा नहीं हो रहा है और यूरिन आउटपुट के थ्रू किडनी क्या निकाल रही है, यूरिन बाहर निकाल रही है। समझ में आया कि बात? अब ये टाइप्स तो आपके समझ में आए हैं। टाइप्स के बाद में थोड़ा इनके सिम्टम्स देखते हैं इस डिजीज के कि कैसे कैसे सिम्टम्स कैसे निकल के आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स आपको रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे क्योंकि ये प्रोसेस यदि आपको समझ में आती है तो। ठीक है, इस प्रोसेस को नहीं मिटाते हैं थोड़ा। तो वो दोनों ही टाइप से अपन को एक फाइनल कंडीशन देखने को मिली थी, जैसे कि फर्स्ट थी कौन सी, न्यूरोजेनिक, एंड सेकंड कौन सी थी, नेफ्रोजेनिक, डायबिटिक इंसिपिडस। ये दोनों ही कंडीशन से आपको फाइनल कंडीशन देखने को मिली थी क्या, वाटर रीअब्जॉर्प्शन एब्सेंट देखने को मिला था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो समझना यूरिन आउटपुट के थ्रू यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो वाटर किसके थ्रू निकल रहा है, यूरिन के थ्रू निकल रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। और कैसा यूरिन हो रहा है, डाइल्यूशनल यूरिन। डाइल्यूशनल यूरिन का मतलब क्या होता है, पतला यूरिन निकल रहा है, पतला पेशाब निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यूरिन आउटपुट के थ्रू पतला पेशाब निकल रहा है, ठीक है। इसी वजह से इस डाइल्यूशनली टाइप का यूरिन निकल रहा है तो आप बता सकते हो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब समझना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे हमेशा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यूरिन आउटपुट तो बढ़ रहा है, ठीक है, और यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है और यूरिन कैसा निकल रहा है बॉडी से, बिल्कुल पतला निकल रहा है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है यूरिन की वो बिल्कुल बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि वाटर ज्यादा निकल रहा है यूरिन के साथ में, तो यूरिन बिल्कुल पतला निकल रहा है। और यूरिन पतला निकलेगा तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ेगी या घटेगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है या कम देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इसमें कम देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात। इसके बाद में आगे चलते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यूरिन फ्लो ज्यादा हो रहा है, यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो रहा है, तो कंडीशन कैसी देखने को मिल रही है, पॉलीयूरिया देखने को मिल रहा है। कितना बोल सकते हो आप, 5 to 24 लीटर, 5 to
24, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं थोड़ा। फाइव टू 24 या 25 लीटर बोल सकते हो आप, 5 to 25 लीटर पर 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात मैंने अभी की थी इससे पहले, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितनी देखने को मिलेगी वो भी आप नोट कर सकते हो, आप 1.005 से कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही थी, तो 1.005 से स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और यूरिन आउटपुट भी आपको कितना देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हो रहा है। कितना एक्सेसिव हो रहा है, तो आप बता सकते हो 5 to 25 लीटर पर 24 आवर्स। समझ में आ रही है बात। इसके बाद में आगे चलते हैं कि जितना भी पानी था, यूरिन जितना भी पानी था वो यूरिन के थ्रू क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो आपको पता है यूरिन आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ब्लड से जो वाटर का लॉस हो रहा था वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ब्लड से वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो समझना ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड आपको कंसंट्रेट देखने को मिलेगा। कैसे, कंसंट्रेट देखने को मिलेगा, यानी कि गाढ़ा देखने को मिलेगा। ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि ब्लड में जो वाटर था वो तो क्या यूरिन आउटपुट के थ्रू बाहर निकल रहा है। और ब्लड यदि कंसंट्रेट हो जाता है तो आपको पता है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी है, वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो मैंने इस तरीके से आपको प्रोसेस में बता रखी है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कैसी हो चुकी है, इंक्रीज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहां से भी निकलता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड से तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्लड से तो वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है बात। अब जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है तो ब्लड कैसा हो जाता है, साल्टी हो जाता है। कैसा हो जाता है, साल्टी हो जाता है, यानी एक प्रकार से नमकीन हो जाता है, ज्यादा नमक हो जाता है, एक प्रकार से बोल सकते हो। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है आपको, हाइपर नेट्रीमिया। क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाइपर नेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम एक्सेस है। तो जब आप याद करिए, मैंने आपको एडीएच का फंक्शन बताया था, तब मैंने आपको बताया था वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एंड सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और इस स्पेशल लाइन लिखवाई थी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है सोडियम की तुलना में, यानी सोडियम का कम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन ऐसी है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एब्सेंट है, ठीक है, तो वाटर यूरिन के थ्रू ज्यादा जा रहा है, वाटर ज्यादा जाएगा, एक्सक्रीट ज्यादा होगा किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। तो बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, बट ये हाइपरनेट्रीमिया कैसा होगा, डायल्यूशनल हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ये याद रखना, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है डायल्यूशनली हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्लड कैसा हो जाता है, ब्लड साल्टी हो जाता है। समझ में आ रही है बात। और सिम्टम्स निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा, कि यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ब्लड वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, तो आपको पता है ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड से तो क्या हो रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है किडनी के थ्रू, तो ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। अरे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपको पता है ब्लड प्रेशर कैसा होगा, अरे ब्लड प्रेशर भी कैसा होगा, डिक्रीज।
समझ में आ रही बात? ब्लड प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर? डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर। तो यूरिन का आउटपुट बढ़ता है, बॉडी से वाटर ज्यादा लॉस होता है, तो वाटर ज्यादा लॉस होगा तो बॉडी के अंदर आप बोल सकते हो 60 to 70% वाटर है, एक प्रकार से बोल सकते हो। तो वेट कैसा हो जाएगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? कैसे होगा? वेट लॉस देखने को मिलता है। अब समझना, जब भी वाटर लॉस होता है, यहां देखना सिम्टम्स बना रहे अपन, वाटर लॉस होता है तो टेम्परेचर होता है बॉडी का, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फीवर देखने को मिल सकता है पेशेंट को। ठीक है, और वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, तो स्किन कैसी हो जाएगी? रूखी रूखी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? रूखी रूखी हो जाएगी। तो स्किन टर्गर है, या बोल सकते हो आप स्किन, या डायरेक्ट बोल सकते हो आप ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन टर्गर देखने को मिलेगा। स्किन टर्गर देखने को मिलेगा। तो ये सब सिम्टम्स आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं? डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स कैसे बनाए हैं अपन ने? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर सिम्टम्स सेम होंगे, दोनों ही कंडीशन के अंदर। बट आपको स्पेशली याद रखना है कि इसके अंदर तो आपको एडीएच प्रेजेंट है, सॉरी इसके अंदर तो एडीएच एब्सेंट है, और इसके अंदर आपका एडीएच क्या है? प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? यही डिफरेंस है किसके बीच में? न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के बीच में। ठीक है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिल रहा है। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन से पूरी कहानी चालू हो रही है कि यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीयूरिया देखने को मिले 5 to 25 लीटर फ्लूइड लॉस हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर ही, एक दिन के अंदर। ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लड ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। ब्लड ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है तो वाटर साल्ट, सॉरी ब्लड है जो वो साल्टी हो जाएगा एक प्रकार से, और बोल सकते हो आप डाइल्यूशनली हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आपका बीपी डिक्रीज देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद में वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, और वाटर लॉस है तो टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, स्किन टर्गर देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि आपके पॉलीयूरिया की कंडीशन है, वाटर लॉस हो रहा है, इस जगह लिख देते हैं, वाटर लॉस होता है तो उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को क्रेविंग होती है। क्या होती है? क्रेविंग होती है, क्रेविंग ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर पीने की ज्यादा इच्छा होती है। तो समझना, जैसे कि आप ये कोई गर्मी के अंदर या गर्मी वाला जो वो सीजन आता है तो वाटर बॉडी से क्या होता है? लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। उस टाइम पे अपन को कैसा लगता है कि यार ठंडा पानी होता पीने के लिए, तो फ्रिज खोला और बोतल निकाली और पीने लग गए। तो क्रेविंग देखने को मिलेगी, इच्छा देखने को मिलेगी क्या? कोल्ड वाटर पीने की। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से क्या होगा? वाटर लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, और वाटर लॉस है तो आपका वो थ्रस्ट सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होने से पानी पीने की इच्छा होती है। कैसे पानी? ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में लू चलती है उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है वातावरण का, और बॉडी में क्या होती है? हीट लॉस, पानी लॉस हो जाता है, और एक प्रकार से डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो ठंडा पानी पीने की ज्यादा, मटके की पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती है, फ्रिज के पानी पीने की ज्यादा इच्छा होती है, यानी वो एक प्रकार से बोल सकते हो ठंडे पानी पीने की इच्छा होती है। ठीक है, तो क्रेविंग देखने को मिलती है कोल्ड वाटर की। ऐसे सिम्टम्स इसमें निकल के आए हैं, और ये डिजीज कैसे कंडीशन क्रिएट की है इस तरीके से, वो भी चीज मैंने आपको बताई है। सिम्टम्स कैसे निकल के आए वो भी बताए हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस डिजीज के अंदर ये दो टाइप्स बताए हैं, उनको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे।
आप एज ए प्रोफेशनल नर्स हो तो एज ए डॉक्टर के थ्रू, या डॉक्टर कैसे इनको डिफरेंशिएट करता है, किस प्रोसीजर के थ्रू करता है, डिफरेंशिएट करता है, उसके बाद में इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं अपन, वो चीज अपन आगे देखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर साइन एंड सिम्टम्स को क्या है रैशनल के थ्रू समझा रहा हूं, कोई रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी आपको कि ये सिम्टम्स आपको रटना है, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल हर सिम्टम्स बिल्कुल रैशनल से समझा रहा हूं, कैसे आया है, कैसे फिजियोलॉजी निकल के आती है, कैसे नॉर्मली फंक्शन करता है, कैसे एबनॉर्मली कर रहा है, वो सब चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं जो एग्जाम के थ्रू ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा और देखते हैं इसमें कैसे कैसे। आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा सभी ने, वैसोप्रेसिन टेस्ट, या इसका दूसरा नाम होता है डेस्मोप्रेसिन टेस्ट, सुना होगा बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड एक और टेस्ट होता है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये दो टेस्ट होते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन टेस्ट, सेकेंड होता है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। तो समझने की कोशिश करना, वैसोप्रेसिन इसका मतलब यानी कि एक प्रकार से एडीएच हार्मोन, कि एडीएच हार्मोन का ही दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का ही नाम होता है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। तो डेस्मोप्रेसिन एक प्रकार की जो ड्रग्स होती है वो आप किसी पेशेंट में देते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकक्योंकि ये टेस्ट होता है वो ओनली डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। पहले तो ये जान लेते हैं, डिफरेंशिएट द differentiate the neurogenic and nephrogenic डायबिटिक इंसिपिडस, यानी दो टाइप्स मैंने आपको बताया है डायबिटिक इंसिपिडस के, दोनों को डिफरेंशिएट किया उन्होंने से कि कौन सी डायबिटिक वो नेफ्रोजेनिक है या सेंट्रल है, या कौन सी आपके न्यूरोजेनिक है, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है, डेस्मोप्रेसिन टेस्ट या वैसोप्रेसिन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है समझने की कोशिश करना, दो पेशेंट है, एक है ए एक है बी, ए एंड बी, और दोनों को ही ड्रग्स दी गई है, कौन सी, डेस्मोप्रेसिन। मैं सिंपली तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोनों ही पेशेंट को क्या दी गई है, डेस्मोप्रेसिन दी गई है। अभी अपन का पता नहीं है अपन को कि ये नेफ्रोजेनिक का पेशेंट है या न्यूरोजेनिक का पेशेंट है, ठीक है। तो दोनों ही पेशेंट को अपन ने ड्रग्स दी गई है डेस्मोप्रेसिन। अब समझना, डेस्मोप्रेसिन देने के बाद में ए वाले पेशेंट में क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, यानी यूरिन कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर यूरिन पतला रहता है, ये तो पता है, बट अभी अपन को पता नहीं है कि ए वाला पेशेंट में कौन सा न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है या इसके अंदर है, अभी डिफरेंशिएट नहीं पता है। बट ए वाले पेशेंट को अपन ने डेस्मोप्रेसिन दिया है, और देने के बाद में इस पेशेंट में क्या हुआ है, उसका यूरिन कैसा हो गया है, कंसंट्रेट हो चुका है। दैट मीन्स आप बता सकते हो कंसंट्रेट हुआ है ड्यू टू द वाटर रीएब्जॉर्प्शन, तो इस वाले कंडीशन के अंदर या इस वाले पेशेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन देने के बाद में यूरिन कंसंट्रेट हो चुका है, यूरिन गाढ़ा हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि डेस्मोप्रेसिन ने क्या करवा दिया है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा दिया है। क्या करवा दिया है, रीएब्जॉर्प्शन करवा दिया है। अब समझना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तो एडीएच करवाता है,
ये तो पता है एडीएच अपन दे रहे हैं ड्रग के माध्यम से, बट आपको मैंने बताया था वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एडीएच करवाता है, बट कहां पर होता है? किडनी में होता है। यानी कि यदि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रेजेंट है, हो रहा है, तो किडनी तो सही है। किडनी तो क्या है? सही है। और किडनी सही है तो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस नहीं होगा इसे, और नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस नहीं होगा तो दूसरा कौन सा टाइप आता है? न्यूरोजेनिक, या बोल सकते हो आप सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। दैट मीन्स पता चला है आपको कि डेस्मोप्रेसिन देने के बाद में किसी मरीज के अंदर या किसी पेशेंट के अंदर यूरिन का कंसंट्रेट हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो उस पेशेंट को यानी कि क्या है? न्यूरोजेनिक या सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस है। समझ में आई बात? सेकंड देखते हैं, इस पेशेंट में भी क्या दिया है? डेस्मोप्रेसिन दिया है, बट इस पेशेंट के अंदर यूरिन not concentrate and continuously water loss from urine output। अब समझना, बी पेशेंट में अपन ने डेस्मोप्रेसिन दिया, बट डेस्मोप्रेसिन इसमें काम नहीं कर पा रही है। डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी इस पेशेंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स आप बता सकते हो कि इसके अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एब्सेंट है। समझ में आ रही है बात? डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एब्सेंट है तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, यूरिन डाइल्यूशनली होता जाएगा, पतला रहेगा, और कंटिन्यूअसली वाटर का लॉस हो रहा है यूरिन आउटपुट के थ्रू। तो यानी कि बता सकते हो कि इसके अंदर किडनी काम नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि एडीएस देने के बाद में भी उसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो इस टाइप को क्या बोलोगे आप? नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। समझ में आई बात? तो इस टाइप को क्या बोला गया है आपने? नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो डिफरेंशिएट किया है अपन ने कौन कौन सी डिजीज को? नेफ्रोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस को कौन से टेस्ट के माध्यम से? वैसोप्रेसिन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आपका वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट का मतलब वाटर को डिक्रीज करना है इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें पेशेंट पे या किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? वाटर होल्ड करते हैं 8 to 12 आवर्स के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए वाटर को क्या कर रहे हैं? वाटर को होल्ड करके देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी मरीज है, अब इससे ये पता चल जाएगा आपको कि व्यक्ति डायबिटिक इंसिपिडस है या नहीं है उसमें। ठीक है, तो समझना वाटर को विद होल्ड किया गया है, होल्ड किया गया है। होल्ड करने के बाद में दो टाइप्स के मरीज, एक तो हो सकता है हेल्थी और एक हो सकता है डायबिटिक इंसिपिडस वाला। अब समझना, यदि किसी भी व्यक्ति में जो हेल्थी है, ठीक है, जो हेल्थी है उसके अंदर वाटर को होल्ड किया गया है 8 to 12 आवर्स के लिए, तो क्या होगा उसमें? यदि पानी रोक दिया जाए 8 से 12 घंटे के लिए, तो बॉडी से पानी जो निकल रहा है यूरिन के थ्रू वो भी कम हो जाएगा नॉर्मल व्यक्ति में। समझ में आ रही है बात? यदि किसी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर आप 8 से 10 घंटे उसको पानी ना पिलाओ तो यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एडीएच हार्मोन है नॉर्मल मात्रा में, और एडीएच हार्मोन है तो एडीएच हार्मोन यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बॉडी को 8 से 12 घंटे से पानी नहीं मिल रहा है, और पानी नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आप पता लगा सकते हो किसी व्यक्ति के अंदर यदि 8 से 12 घंटा पानी नहीं पिलाते हैं उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, या बोल सकते हो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा यानी कि गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? हेल्थी व्यक्ति होगा। ठीक है। उसके बाद में यदि डायबिटिक वाला पेशेंट है, डायबिटिक इंसिपिडस वाला पेशेंट है, तो यूरिन कैसा रहेगा? यूरिन समझो, अब ऐसे व्यक्ति के अंदर पानी होल्ड कर दिया है, बट उसके बाद में भी पानी होल्ड करने के बाद में भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज है, दैट मीन्स बोल सकते हो यूरिन कंसंट्रेट, यूरिन कंसंट्रेट नहीं हुआ है या एब्सेंट है, या बोल सकते हो आप यूरिन कैसा है? पतला है। यूरिन कैसा है? पतला है। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में मैंने बताया डिफरेंशिएट करने के लिए दो टाइप्स को, सेकंड में बताया है उस पेशेंट के अंदर डायबिटिक इंसिपिडस है या नहीं है, उसको किससे यानी कि आप कंफर्म करोगे कैसे? वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट के थ्रू। ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसके थ्रू करोगे? वैसोप्रेसिन टेस्ट। तो दोनों को आप कभी मिक्स मत कर देना क्योंकि दोनों अलग अलग टेस्ट है। ठीक है। और एक के अंदर ड्रग्स दी जा रही है, एक के अंदर पानी को होल्ड किया जा रहा है। समझ में आई बात? अब थोड़ा देखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट जो बच रहा है डायबिटिक इंसिपिडस का, कि मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। आपको पता चल चुका है कि डायबिटिक इंसिपिडस क्या कंडीशन है एंड डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो सिम्टम्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो चीज भी बताई मैंने आपको। उसके बाद में दोनों टाइप्स थे, कौन कौन से? नेफ्रोजेनिक और न्यूरोजेनिक, उनको आपने डिफरेंशिएट कैसे किया है। ठीक है। एंड उसके बाद में हेल्थी पर्सन या डायबिटिक इंसिपिडस वाले पर्सन को कैसे डिफरेंशिएट किया है, वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब थोड़ा ट्रीटमेंट में देखते हैं। ट्रीटमेंट भी आप दो टाइप से करोगे क्योंकि ये टाइप्स दो है डायबिटिक इंसिपिडस के। तो फर्स्ट जैसे फार्मेकोलॉजी की बात करते हैं, फार्मेकोलॉजी में फर्स्ट जो टाइप्स है, तो फर्स्ट बात करते हैं न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, या बोल सकते हो आप सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। समझ में आ रही है बात? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टाइप के अंदर, इस वाले टाइप डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर एडीएच एब्सेंट है। एडीएच एब्सेंट है तो एडीएच को डायरेक्टली क्या करोगे? आप रिप्लेस करोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करोगे? इसके अंदर आप रिप्लेस करोगे। और रिप्लेस कैसे करोगे? एडीएच से, जैसे कि एडीएच से रिलेटेड ड्रग्स दोगे आप। ठीक है। यानी सिंथेटिक हार्मोन दोगे आप, सिंथेटिक हार्मोन दोगे आप, सिंथेटिक हार्मोन। और एडीएच का सिंथेटिक हार्मोन कौन सा होता है? डेस्मोप्रेसिन। समझ में आ रही है बात? और डेस्मोप्रेसिन को आप इंट्रा नेजली भी देते हो आप, ओरली भी दे सकते हो आप, इंट्रानेजली एंड ओरली भी दे सकते हो। ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो ट्रीटमेंट देखने को मिला है न्यूरोजेनिक, या बोल सकते हो सेंट्रल डायबिटिक को आप, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन ही नहीं है डायरेक्ट, तो आप उसमें क्या करते हो? डायरेक्टली आप सिंथेटिक हार्मोन दे देते हो। सिंथेटिक हार्मोन मतलब डेस्मोप्रेसिन दे देते हो आप। समझ में आ रही है बात? सेकेंड जो टाइप है मैनेजमेंट में देखते हैं, सेकेंड टाइप नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। इसका मैनेजमेंट थोड़ा अलग है तो समझना। इसके अंदर आपको एडीएच तो प्रेजेंट है बट किडनी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। एडीएच प्रेजेंट है बट किडनी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसके अंदर किस टाइप की ड्रग्स देते हो? तो इसके मैनेजमेंट में आप ड्रग्स देते हो थाइजाइड्स, डाययूरेटिक्स,
थायजाइड डायूरेटिक्स। अब समझना, ड्रग्स दी गई है कौन सी, थायजाइड डायूरेटिक्स। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये बहुत से लड़कों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर इसके अंदर तो यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो आप डायूरेटिक्स क्यों देते हैं। समझना कि डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर ऑलरेडी यूरिन आउटपुट तो बढ़ा हुआ है, तब भी आप डायूरेटिक्स, यानी डायूरेटिक्स तो क्या करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है, तो आप थायजाइड डायूरेटिक्स के थ्रू आप डायबिटिक इंसिपिडस को कैसे ट्रीट करोगे। तो समझना, बहुत अच्छा रेशनल है इसका, तो समझने की कोशिश करना। जो थायजाइड डायूरेटिक्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स जो ड्रग्स है, ठीक है, वो सब ड्रग्स क्या करती है या कैसे एक्शन करती है, तो इसका एक्शन या क्वेश्चंस पूछा जाता है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट शो करती है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट शो करती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायजाइड डायूरेटिक्स डायबिटिक के अंदर कैसा इफेक्ट शो करती है, तो आप बोलोगे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट शो करती है। कैसे करती है वो समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। ये जो वाला पार्ट है वो पीसीटी बताया आपको मैंने, ये आपको हेलने ऑफ लूप बताया, ये आपको डीसीटी बताया है, और ये आपका सीटी बताया है, हेलने ऑफ लूप। अब समझना, थायजाइड को समझ रहे हैं ओनली सिंपली, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो और याद रखना या ये रेशनल माइंड में फिट करना बहुत जरूरी है कि डायूरेटिक्स होकर भी आप डायबिटिक इंसिपिडस में क्यों दे रहे हो इस ड्रग्स को। तो समझना, एक है पीसीटी, एक है आपका डीसीटी, एक है आपका सीटी, ठीक है। और डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर आपको पता है ये दोनों के पास में, ठीक है, V2 रिसेप्टर था, बट वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कौन से की बात कर रहे हैं अपन, नेफ्रोजेनिक की बात कर रहे हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस के अंदर ये V2 रिसेप्टर पे जो ADH को कनेक्ट होना था वो प्रोसेस नहीं हो रही है, ये प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आपको पता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिससे कि यूरिन आउटपुट था, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये तो अपने पढ़ा है, ठीक है। बट थायजाइड डायूरेटिक्स कैसे इफेक्ट करेगी वो समझने की कोशिश करना। थायजाइड डायूरेटिक्स हमेशा किस पे इफेक्ट करती है, पीसीटी पे इफेक्ट करती है, ठीक है। जो भी थायजाइड वो किस पे इफेक्ट करेगी, पीसीटी पे करेगी, और पीसीटी से बोलेगी कि आप वाटर का क्या करो, वाटर री एब्जॉर्प्शन करो। वाटर का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसके थ्रू होगा, पीसीटी के थ्रू होगा। समझ में आ रही है बात। तो आपसे पूछ लिया जाए कि थायजाइड डायूरेटिक्स किस पे एक्शन शो करती है, पीसीटी ऑप्शन में मिले, हेलने ऑफ लूप मिले, डीसीटी एंड सीटी मिले, तो आपको याद रखना है पीसीटी, ठीक है। ये तो आपका सिंपली तरीके से हुआ है कि आपको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया है तो यूरिन आउटपुट का आउटपुट कम हो जाएगा। बट एक और रेशनल पूछ लिया जाता है, एक और रेशनल आता है, ये तो फर्स्ट हो गया है। सेकंड है, जो थायजाइड डायूरेटिक्स है, थायजाइड डायूरेटिक्स है, वो क्या शो करती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन एंड माइल्ड हाइपोवोलेमिया। ये समझना, थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करती है, कोज करती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन करती है, क्या करती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन करती है, और उसके बाद में क्या करती है, माइल्ड हाइपोवोलेमिया करती है, जिसके कारण से एक प्रकार से बोल सकते हो कि पीसीटी ट्रिगर होगा, पीसीटी ट्रिगर होगा, क्योंकि डीसीटी और सीटी तो ट्रिगर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोज के कारण से नहीं हो पा रहे हैं। मैं म्यूटेशन कोज बताया था मैंने आपको,
ठीक है, ये सब चीज की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब पीसीटी ट्रिगर होगा तो आपको पीसीटी के थ्रू, पीसीटी क्या करेगा, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, सॉरी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो यूरिन आउटपुट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और ये अपना क्या है, गोल है ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो आपको मैंने सिंपली भी बताया है कि थायजाइड डाययूरेटिक्स किस तरीके से एक्शन करेगी, ये याद रखना है हमेशा। इसका रेशनल या इसकी जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता बोल सकती हो आप इसको, कि वो थोड़ा माइल्ड डिहाइड्रेशन करती है और माइल्ड हाइपोवोलीमिया करती है। बाकी की जितनी भी और भी डाययूरेटिक्स है वो ज्यादा, वो क्या करेगी, वॉल्यूम को कम करती है, फ्लूइड लॉस को बढ़ाती है वो ज्यादा। ठीक है, जिसके वजह से पीसीटी ट्रिगर होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ट्रिगर होगा, और जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया ड्रग्स के थ्रू। और क्या बोल सकते हो आप, सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट करोगे आप, सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको ड्यू टू द हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन इसमें देखने को मिल रही है, इसी वजह से आप सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट के करोगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपका ड्रग्स के थ्रू मैनेजमेंट हुआ है डायबिटिक इंसिपिडस का। जो भी टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने मैनेजमेंट बताया है आपको, एक के अंदर तो आप डायरेक्टली हार्मोन रिप्लेस करोगे, सिंथेटिक हार्मोन, जिससे आपका जिसमें एग्जांपल है डेस्मोप्रेसिन, और इंट्रानेजली या ओरली दोगे आप। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर थायजाइड डायबिटिक्स मैंने ड्रग्स बताई है आपको, वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, और पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ही यही पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है जो क्या करेगी, एक प्रकार का माइल्ड डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलीमिया करवाएगी, जिससे पीसीटी ट्रिगर होगा। पीसीटी ट्रिगर होकर वो क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर का। समझ में आ रही है बात भाई? ये तो आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको मेनली आपसे पूछा जाता है कि डायबिटिक इंसिपिडस का पीएनआई पूछे आपको, या बोल सकते हो आप नर्सिंग केयर के लिए पूछे, तो फर्स्ट आपको पीएनआई याद रखना है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली मॉनिटर यूरिन आउटपुट या बोल सकते हो आप इनटेक या ऑब्लिक में लिख सकते हो इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करना है। ठीक है, कि कितना उसने फ्लूइड लिया वाटर के थ्रू, ठीक है, और कितना उसने यूरिन आउटपुट किया, ये सब आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट और मॉनिटर करोगे आप इलेक्ट्रोलाइट में मेनली कौन सा, हाइपर नेट्रीमिया। सर कैसे मॉनिटर करेंगे इसको, तो आपको हाइपर नेट्रीमिया के सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि हाइपर नेट्रीमिया होने की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, और कंफ्यूजन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर, तो आप समझ जाइए वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, इसके अंदर हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप मॉनिटर करोगे, आप मॉनिटर द डेली बॉडी वेट। ठीक है, डेली बॉडी वेट को भी क्या करोगे आप, मॉनिटर करोगे, जिससे आपको पता चलेगा उसका वजन घट रहा है बढ़ रहा है, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा उसका यूरिन आउटपुट ज्यादा हुआ है तो कितना वजन घटा हुआ है। ये बोल सकते हो आप मोस्ट इंडिकेटर होता है किसका, फ्लूइड स्टेटस का। लिख सकते हो आप, जो डेली वेट लेते हैं या वेट होता है बॉडी वेट, ये मोस्ट इंडिकेटर या इफेक्टिव इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड
स्टेटस, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर ऑफ द फ्लूइड स्टेटस, आप इनटेक आउटपुट को बोलते हो, वेट, डेली वेट को भी बोलते हो, तो हमेशा आपको याद रखना है बॉडी वेट को ही मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर बोला जाता है फ्लूइड स्टेटस के लिए। फ्लूइड स्टेटस यानी फ्लूइड मॉनिटर करना है तो बॉडी वेट को आप इफेक्टिवली मॉनिटर करोगे, जिससे आपका आप बोल सकते हो आप मोस्ट इफेक्टिव बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी आपकी कौन सी, आपकी कंडीशन थी डायबिटिक इंसिपिडस। बहुत आई होप आपको इस कंडीशन को समझने में बहुत मजा आया होगा और इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, और अपन भी कराएंगे, अपन ने कराएंगे इसके अंदर मेमोरी वाइज जो भी क्वेश्चंस है वो कराएंगे। सेकंड, इसके जितने भी रिलेटिव जो एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस है, ये एनक्लेक्स के अंदर तीनों बुक के मैंने आपको जो प्रॉमिस किया वो पूरा प्रॉमिस आपका पक्का पूरा होगा, ठीक है। तो एनक्लेक्स के अंदर तीनों बुकों के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो जैसे कि अपन ने पढ़ाया है कौन सा, डायबिटिक इंसिपिडस, तो डायबिटिक इंसिपिडस के अब अपन मेमोरी वाइज एमसीक्यूज करेंगे, मेमोरी वाइज एमसीक्यूज के बाद में एनक्लेक्स के क्वेश्चन करेंगे, एनक्लेक्स के बाद में जैसे कि जो भी पीआर यादव या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं जो डायबिटिक इंसिपिडस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन अपन क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप इनको शेयर कीजिए जरूर और ऐसे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जिनको जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।